हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सिंधु घाटी सभ्यता, उसके स्रोत के बारे में और सिंधु घाटी का संपूर्ण अध्ययन आपने किया। अब इसके बाद ऋग वैदिक युग, हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समाप्त कब होता है? 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है और इसके बाद आर्यों का आगमन होता है। लेकिन जो आर्यों के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं वो कब मिलते हैं? 1500 ईसा पूर्व, यानी 1500 ईसा पूर्व से वैदिक युग शुरू होता है। आर्यों के आगमन के साथ आर्यों ने वेदों का प्रणयन किया और उसके बाद वैदिक युग शुरू हुआ, तो ये 1500 ईसा पूर्व। बीच में 250 साल का, 250 साल का जो गैप है, ये अभी गैप इतिहासकार भर नहीं पाए हैं कि इस 250 साल का ये कैसे इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दें। क्योंकि 250 साल बहुत लंबा समय, जैसे 250 साल है और ये 2500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और यहाँ 1500 ईसा पूर्व में संस्कृत एकदम चेंज होती है। नगरीकरण से एकदम ये अलग संस्कृत होती है, हड़प्पा सभ्यता, और वैदिक संस्कृत अलग संस्कृत होती है। तो इनमें जो चेंजिंग होती है, क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, इन्वेजन होता है, बाहर से आक्रमण होता है, उस आक्रमण के फलस्वरूप ही होता है। लेकिन ये जो है ये 250 साल संभवतः ये कई शाखाओं में जो आक्रमण हुआ या आर्य जो आए, कई स्रोत, कई लहर में आए, उन्हीं लहरों के क्रम में इसको 250 साल को देखा सकता है। मतलब कई सौ वर्षों में वो धीरे धीरे शिफ्ट होते गए। किसी एक ने रास्ता देखा होगा, होता नहीं है कि मतलब किसी ने एक रास्ता देखा, थोड़ी जगह मिली, बस गया, वो उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बसते रहते हैं, आते रहते बसते। तो ऐसे ही हमें संभवतः ये हुआ हो, लेकिन 250 साल की अभी सटीक व्याख्या कोई कर नहीं पाया। आर्यों के आगमन के साथ वैदिक युग शुरू होता है। वैदिक युग में दो काल हैं, एक तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक, और दूसरा है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब चूंकि ये इस दौरान ऋग्वेद का प्रणयन हुआ, ऋग्वेद लिखा गया, तो इसे ऋग वैदिक युग कहते हैं, ऋग वैदिक युग। और उसके बाद अन्य वेदों का प्रणयन हुआ 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत भी चेंज हुई दोनों में। यहाँ पर संस्कृत एकदम से यायावरी संस्कृत थी, उसके बाद अस्थायीकरण यहाँ पर शुरू होता है, बहुत सारी चीज़ें, लोहे ज्ञान होता है, बहुत सारे चेंज होते हैं, अस्थायी जीवन शुरू होता है, तो ये शुरू होता है, इसे उत्तर वैदिक युग कहते हैं, वैदिक युग। इसको हम इसी दोनों शीर्षकों के अंतर्गत इन दोनों क्लास को अध्ययन करेंगे। पहली क्लास है ऋग वैदिक युग की, इसे पार्ट 1 का, वैदिक युग का पार्ट 1 कह लीजिए, पार्ट 1, ठीक। तो ऋग वैदिक युग पहली क्लास है। अगली क्लास जो होगी उत्तर वैदिक युग की होगी। इसमें केवल हम ऋग वैदिक युग की बात करेंगे। इसके ऋग वैदिक युग का जो हम अध्ययन करेंगे, कुछ टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं, उनके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे इनका मूल निवास, आर्यों का मूल निवास क्या था, ऋग्वेद के लिखने वाले, ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले, ऋग्वेद की रचना करने वाले आर्यों का मूल निवास क्या था। इसके बाद उसकी जो मूल निवास के अतिरिक्त जो यहाँ पर आए बसे, तो उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या थी, और फिर जो आए यहाँ पर भारत में, तो उनका संघर्ष किन किन लोगों से हुआ। प्रारंभिक उनको यहाँ पर बसने के लिए, अस्थायीकरण के लिए या यहाँ पर अपनी जीविका चलाने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़े। इसके बाद भौतिक जीवन उनका कैसा था, यहाँ पर आने के बाद, वो बसने के बाद खाते कैसे थे, रहते कैसे थे, व्यापार क्या करते थे, ये सब। प्रशासन उनका कैसा था, अगला है प्रशासन उनका कैसा था। कबीला और परिवार, चूँकि यायावरी जीवन जीते थे तो कबीलाई जीवन उनका था, तो कबीला और परिवार उनका कैसा होता था। इनके कबीलों में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, सामाजिक वर्गीकरण कैसा था, और ऋग्वैदिक देवता, यानी इस समय के देवता कौन कौन होते थे। क्योंकि आज भी हम वहीं से चले वाले आर्य संस्कृत के ही पोषित करते हैं। हम हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है वो कहीं न कहीं वहीं से जुड़ा हुआ है। पूरा सनातन धर्म जो कहते हैं, तो ऋग्वेद से ही उसका प्रारंभ हुआ है, और ऋग्वेद से आते आते यहाँ तक भले ही परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से आज भी ज्यों का त्यों यहाँ पाते हैं। वहाँ के देवता भले ही देवताओं में उनके जो क्रम होता है, क्या शीर्ष क्रम परिवर्तित हो रहा। पहले इंद्र सबसे बड़े थे,
फिर बाद में विष्णु सबसे बड़े हुए, ब्रह्मा सबसे बड़े हुए, फिर विष्णु सबसे बड़े हो गए, देवियों का स्थान आया, लेकिन आया वहीं से। कहाँ से आया? सारी चीज़ें आई ऋग्वेद से ही। तो सनातन धर्म की शुरुआत हम कहाँ से मान सकते हैं? ऋग्वेद से मान सकते हैं, जो वास्तविक रूप से देखा जाए। वैसे तो देवताओं के पूजने का, शिवलिंग की पूजा करने का, पशुपति शिव के उपस्थिति का आभास हमें हड़प्पा सभ्यता में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर सचमुच में हम अगर देखते हैं सनातन धर्म जो हम जिस रूप में आज उसे पोषित करते हैं, तो वो यहीं से शुरू होता है। कब से? ऋग्वैदिक युग से। पहले हम देखते हैं मूल निवास स्थान, ऋग्वेद का मूल निवास स्थान जो आर्य आए। हमने बताया कि 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन शुरू होता है। ये आर्य आए कहाँ से? सबसे बड़ी पहली पहचान तो होती कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आ गए। तो हम जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कोई आर्कटिक प्रदेश से बताता है, कोई साइबेरिया से बताता है, लेकिन जो माना जाता है कि आल्प्स पर्वत के एक किनारे से आए। आल्प्स पर्वत जो यूरोप और एशिया के मध्य में है, इसके यूरोप का एक भाग है, एशिया के मध्य में नहीं, यूरोप का भाग है। इसके पूर्वी किनारे से, जर्मनी में पड़ा था, जर्मनी स्विट्जरलैंड आज के क्षेत्र में, तो पूर्वी किनारे से आए। यहाँ से आना हुआ इसलिए कि यहाँ पर जैसे कुछ जंतुओं के नाम, कुछ जीवों के नाम, जैसे घोड़ा, कुत्ता आदि नाम, जैसे देवदार, भुर्ज, मैपिल, ये पौधों के नाम, जीव, पौधे, इनके नाम भारोपीय भाषाओं में एक हैं। किसमें? भारोपीय भाषाओं में। भारोपीय भाषाओं में एक ही जैसे हैं। भारोपीय भाषाओं मतलब जैसे भारोपीय भाषाएं उन्हें कहते हैं जो आर्य लोग बोलते थे, और वो भाषाएं आज भी ईरान, यूरोप, इंडिया, भारत आदि में बोली जाती हैं, किसी न किसी रूप में जीवित हैं। उन भाषाओं में इनके नाम सेम मिलते हैं। जो वहाँ का ग्रंथ है, ईरान का एक ग्रंथ है अवेस्ता, वहाँ का एक ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता में बहुत सारे देवताओं के नाम यहीं से लिए गए। ऋग्वेद में मिलते हैं बहुत सारे। ऋग्वेद में सिमिलरिटी है, ऋग्वेद में सिमिलरिटी है। इसलिए माना जाता है कि आर्य जो आए ईरान के रास्ते भारत में आए, उन्होंने अवेस्ता की वहाँ रचना की, यहाँ पर जो शाखाएं वहाँ रुक गई उन्होंने अवेस्ता की रचना की, और जो भारत आए उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। इसके अलावा एशिया माइनर का एक अभिलेख आप देखिए, मितन्नी अभिलेख, बोगजकोई का। बोगजकोई बहुत बार पूछा गया, 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख पाया गया। इसमें हिंदू देवताओं, ऋग्वैदिक देवताओं, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन देवताओं के उल्लेख मिलते हैं इस अभिलेख में 1400 ईसा पूर्व में। चूँकि ये लिखित है तो इसलिए इसे हम नकारा नहीं जा सकता है। लिखित होने की वजह से ये कीलाकार लिपि में है, संस्कृत में है, संस्कृत के कीलाकार लिपि में। तो ये संस्कृत जो आई है इन्हीं आर्यों द्वारा आई है। आर्य जो है एशिया माइनर में भी थे, ईरान में भी थे, और इसका मतलब है कि इनका रास्ता वही था। 1400 ईसा पूर्व में यहाँ का अभिलेख, या इराक का कस्सी अभिलेख, इराक का कस्सी अभिलेख, ये भी उसी समय का है। इसमें भी जो ऋग्वैदिक देवता हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो इराक, ईरान, एशिया माइनर, मतलब इन क्षेत्रों से होकर के ऐसा माना जाता कि ये यहाँ पर आए। मूल निवास की अगर बात करें तो मूल निवास मतलब इनके आने क्रम में रास्ते में ये लहर पे लहर आती गई, वहाँ से निकले और अपने, चूँकि ये कबायली जीवन था तो इनको जहाँ जिस कबीले को सुविधा मिली वो कबीला वहाँ रुका और वहाँ पर अपनी छाप छोड़ा। ईरान में भी, इराक में भी, इसके बाद रास्ते में भी। इसीलिए भारोपीय भाषाओं में बहुत सारे शब्द, बहुत सारे जो उस समय वहाँ पर प्रचलित थे आल्प्स क्षेत्र में नाम, वो नाम हर जगह ये सेम ही मिलते हैं। तो इससे लगता है कि आल्प्स के क्षेत्र से ये लोग आए थे। अब आते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि पर। भारत में आए जब ये, तो इनका क्षेत्र क्या था?
मूल निवास आप समझ गए होंगे। भारत में जब ये आए तो इनका क्षेत्र क्या था। हम जानते हैं ऋग्वेद में एक शब्द बहुत व्यापक रूप से मिलता है, सप्त सैंधव। कौन शब्द मिलता है? सप्त सैंधव। इसको हम मिटा दे रहे हैं। सप्त सैंधव मतलब सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का क्षेत्र। अब इन 7 नदियों की पहचान आप कैसे करेंगे? सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। इनकी पहचान आप कैसे करेंगे? सप्त सैंधव तो स्पष्ट रूप से इनकी पहचान तो नहीं की जा सकती है, लेकिन ये तो निश्चित है कि पंजाब, वर्तमान पंजाब का जो क्षेत्र है यही रहा होगा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा क्षेत्र इसमें रहा होगा। इसमें जो नदियों के उल्लेख मिलते हैं जैसे क्रुम, क्रम, गोमती, क्रम को काबुल, गोमती गोमाल, इसके अलावा सिंधु का वर्णन, सिंधु का तो ओजस्वी वर्णन है, ओजस्वी वर्णन है ऋग्वेद में। इसके अलावा सरस्वती का भी पर्याप्त मात्रा में वर्णन है, जो आज विलुप्त हो गई है राजस्थान में, इसका पर्याप्त वर्णन। क्रम है गोमती गोमाल, ये काबुल नदी के नाम से थी। सुवास्तु, स्वात, ये सब अफगानिस्तान की नदियां हैं। तो इस तरह से नदियों के उल्लेख वहाँ पर मिलते हैं। सुवास्तु है, स्वात, और एक दो नदी और हैं, उनको मैं बता दे रहा हूँ। क्रम कुर्रम है, कुभा काबुल है। क्रम कुर्रम एक नदी थी, कुर्रम और कुभा काबुल। ये सब अफगानिस्तान से ले करके, अफगानिस्तान से पंजाब के बीच की सारी नदियां हैं। इसमें इनका वर्णन बहुत मिलता है। सिंधु का तो ऐसा ओजस्वी वर्णन मिलता है जिससे लगता है कि तरंगे, उसकी लहरें हमारे आंखों के सामने आ गए, उसकी तुमुल तरंगे हमारी आंखों के सामने आ गए। इतना ओजस्वी सिंधु का वर्णन, और सबसे ज़्यादा वर्णन ऋग्वेद में सिंधु का ही है। इसका मतलब सिंधु के इर्द गिर्द ये लोग ज़्यादा, इनका निवास था, जैसे हड़प्पा वाले, लेकिन हड़प्पा के क्षेत्र के आगे थे, चूँकि सिंधु क्रॉस करके आए थे पंजाब के क्षेत्र में और सरस्वती के क्षेत्र में बसे, तो सिंधु का इन्हें महात्म्य पता था। अब इन क्षेत्रों में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों का जीवन तो कबायली था, तो लेकिन एक इनके जो साक्ष्य मिलते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि कबायली जीवन था से बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ जो मकान मिलते हैं भगवानपुरा में जो मिला है, तो इससे जो है थोड़े से इनके रिहायशी जीवन के बारे में मिलता है। और हमने बताया कि इनका जो 1500 ईसा पूर्व में जब ये आए तो कई लहरों में आए। इनमें जो प्रारंभिक लोग आए, प्रारंभ में जो बाद के लोग आए, तो इन्हें दो चीज़ें मिली। एक तो ऋग्वेद में 2 उल्लेख, दास और दस्यु, ये 2 उल्लेख मिलते हैं। संभवतः दास लोग, आर्यों की जो प्रारंभिक शाखाएं आई, इन्हें दास कहा गया। आर्यों की प्रारंभिक शाखा। और दस्यु ये मूल निवासी यहाँ के थे। क्योंकि ऋग्वेद में आने के बाद ऋग्वेदिक आर्यों का इनसे संघर्ष का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। उनकी लड़ाई कहाँ हुई? आपस में भी हुई, दासों से भी हुई और दस्युओं से हुई। दस्यु लोगों को बार बार, दस्यु हत्या का बार बार उल्लेख है ऋग्वेद में। इसके बाद आते हैं प्रारंभिक जातीय संघर्ष। प्रारंभिक जातीय संघर्ष
हमने बताया कि जो प्रारंभिक 1500 ईसा पूर्व में जो दास आए उसके पहले भी, अभी हमने बताया कि यहाँ पर 1750 में पतन होता है, 1750 में हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। 1500 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व है, 1500 ईसा पूर्व में क्या होता है, 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक युग का प्रारंभ होता है, वैदिक युग का। ये 250 सालों में जो सबसे पहली माल्य शाखा आई हो, दास दो आर्य आए और 250 साल बाद जो आए, यानी 250 साल पहले 1750 में ही जो आए वो आए, और जो बाद में आए तो उनमें बहुत 250 साल का अंतर हो गया। तो यहाँ के बासिंदे जो हो गए, भले आ रहे थे, बासिंदे हो गए, यहाँ के रच बस गए। तो जो बाद में आए इन्होंने दास कहा, क्योंकि दस्युओं से मिले, दस्युओं के साथ रह रहे थे, दस्युओं से इनका जो है तालमेल थोड़ा हो गया। तालमेल होने की वजह से इनकी परंपराएं निश्चित तौर पर कुछ मिली होंगी, लेकिन चूंकि ये आ रहे थे तो इसलिए उनको दस्युओं से, यहाँ मूल निवासी से अलग करने के लिए इनको दास कहा गया और इनको दस्यु कहा गया है। बाद की जो शाखाएं आई जो 1500 ईसा पूर्व के बाद, उनको 1500 ईसा पूर्व के आसपास आई, तो उन जो या जो प्रारंभिक शाखाएं प्रारंभिक में आए होंगी तो हड़प्पा के लोग रहे होंगे। मान लें 1750 के आसपास आए होंगे, तो भले ही दिनहीन बस्ती रही हो हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की, लेकिन रही होगी जरूर। जो 1750 में दास लोग जो आज कहे गए बाद में, वो लोग जब आए होंगे तो क्या होगा कि वहाँ की जो जीड़ सीड़ भले ही पतना अवस्था में रही हो, लेकिन वो बुर्ज जो 45 फीट नीचे नगर के चारों ओर दीवारें बनी थी, ये सब रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर इनसे संघर्ष हुआ होगा। हड़प्पा में हम जानते हैं कि एक गली में सैकड़ों का एक बल्क में हत्या करके कंकाल दिखाई पड़े हैं, दिखे हुए हैं, जिसमें बाड़ाग्र किसी में घुसा हो, किसी कुल्हाड़ी के निशान है, तलवार के निशान है, वो चीज़ें हैं। तो वो दिखे होंगे और उनका संघर्ष इनसे हुआ होगा, हड़प्पा लोगों से। इसीलिए ऋग्वेद में, प्रारंभिक ऋग्वेद में इंद्र का जो उल्लेख है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। पुरंदर मतलब दुर्ग तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब दुर्ग तोड़ने वाला। समझ में आ गया होगा आपके। तो इनसे संघर्ष हुआ होगा। इसके बाद जो आता है, जो बात आती है कि इसके बाद जो स्थिति आती है, ये आते हैं तो यहाँ पर दासों से इनका संपर्क होता है। पहले तो इंद्र का पुरंदर यानी दुर्ग तोड़ने वाला, मतलब निश्चित तौर पे हड़प्पा वाले दुर्ग, क्योंकि आर्य के पहले वाली, बाद वाली शाखाएं या पहले वाली शाखा किसी ने दुर्ग नहीं बताया, घर ही नहीं बनाते थे, दुर्ग कहाँ से बनाएंगे? दुर्ग कौन मिला होगा? हड़प्पा के लोगों ने जो अपने घर बनाए थे और उनका पश्चिमी नगर दुर्गीकृत होता था, तो उन दुर्गों को तोड़ने के लिए जो देवता का उल्लेख किया गया है, जो शक्तियाँ आरोपित की गई, तो इंद्र की बात है वो। इसके बाद और अंदर आए होंगे तो जो पहली शाखाएं, प्रारंभिक शाखाएं आए होंगी दास। दासों से इनका क्लेश हुआ होगा, क्योंकि बरहना है एक जगह पे, तो जो सटीक जगहें होंगी, रहने लायक होंगी, वास योग्य जगहें होंगी, चारागाह भूमि जहाँ रही होगी, वहाँ पर तो इनका कब्जा था। तो बाद के जो आर्य आए, इनसे लड़ाई हुई। इसके अलावा जो बाकी इनके कब्जे से जो बचा हुआ था वो दस्यु लोगों के कब्जे में था। दस्यु लोग बोला गया कि लिंग पूजक थे और पशुपालन जो है दूध के लिए नहीं करते थे, यानी मांस के लिए करते थे। तो अब इनसे संघर्ष हुआ होगा, इनसे संघर्ष हुआ। दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार है ही है। तो ये संघर्ष लगातार चला। हम जानते हैं ऋग्वेद में एक युद्ध का उल्लेख है, दासराग युद्ध। दासराग युद्ध ये कहाँ हुआ था? परुशड़ी नदी के किनारे। परुशड़ी मतलब रावी। कहाँ हुआ था? परुशड़ी नदी के किनारे। इसमें एक तरफ तो भरत जन थे, दो कबीले मुख्य थे इसमें। एक तो भरत जन थे, भरत जिनके नाम पर भारत का नाम, भारत नाम पड़ा है, भरत जन थे। और दूसरी तरफ 10 कबीले थे, 10 राजा। दसराग युद्ध क्योंकि 10 राजा था। ठीक, इन दोनों में संघर्ष हुआ। दासराग युद्ध इसलिए कहा गया, हालांकि 10 राजा कहा गया, लेकिन 30 से अधिक राजा थे। इसमें भरतों की जीत हुई, भरत कबीले की जीत हुई। और इसमें 5 जो है आर्यजनों के प्रधान थे और 5 आर्येतर जन, शेष आर्येतर जनों के प्रधान थे। जो 10 राजा थे, इसमें 5 आर्यजनों के प्रधान थे और शेष आर्येतर जनों के प्रधान थे। इसमें भरतों की जीत हुई और इस वंश ने बाद में भरत और पुरु
जो पराजित में एक पुरु थे, पराजित राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण था पुरु। तो भरत और पुरु बाद में मिलकर के कुरु, ये मिलके हो गए कुरु। इन्होंने उत्तर भारत में अपना राज्य स्थापित किया और जो कुरु वंश था, महाभारत जहाँ पर हुआ उस कुरु वंश का संबंध यहीं से है, कुरु वंश। और बाद में इनकी जोड़ी बनी पांचालों के साथ, और इन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत में, हम जानते हैं कि अहिछत्र का क्षेत्र या बरेली वाला क्षेत्र इसमें पांचालों के कब्जे में था। कुरु, इंद्रप्रस्थ कुरु वाला क्षेत्र था। तो ये लगभग उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत पूरा इनके कब्जे में, कुरु और पांचालों के कब्जे में बाद में आ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इस समय जो है युद्ध का बहुत महत्व था। युद्ध लगातार होते रहते थे, आपस में राजा लोग लड़ते रहते थे और लड़ते लड़ते जर्जर हो जाते थे। अब अगला तो है भौतिक जीवन इनका कैसा था। भौतिक जीवन की अगर बात की जाए तो हमने बताया कि इनका जीवन कैसा था, कबीलाई जीवन था। कैसा जीवन था? कबीलाई जीवन था। कबीलाई जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पशु होते हैं। इसको मिटा देता हूँ। कबीलाई जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पशु होते हैं, और रोम की तरह यहाँ भी पितृसत्तात्मक परिवार था, क्योंकि कबीलाई जीवन में जहाँ युद्ध है, शक्ति की ज़रूरत है, वहाँ पर पुरुष ही लड़ेगा, पुरुष ही, क्योंकि शक्ति में महिलाओं को ईश्वर ने अलग बनाया है, तो उतना शक्तिशाली नहीं बनाया है जो युद्धों में, या उतना कोमल, मन से भी कोमल, शरीर से भी कोमल बना दिया ईश्वर ने। तो यहाँ पर क्या स्थिति थी कि युद्ध कबीलाई जीवन में था इनका। इसके बाद पुरुष प्रधान समाज था, क्योंकि पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। चूँकि पशुपालन ये करते थे, इतना इनमें प्रचलित था पशुपालन कि युद्ध को गविष्ट कहा जाता था। गविष्ट मतलब गायों की गवेषणा या गायों का हरण, गायों की गवेषणा या गायों का हरण गविष्ट कहा जाता था। युद्ध का पर्याय था गविष्ट। अब सोच लीजिए, गायों का हरण। और पणी जो थे, एक यहाँ पर पणी होते थे, ये पशुचोर थे। पशुचोर, इनसे सभी डरते थे, क्योंकि पशुचोर के साथ पशु संपत्ति की दृष्टि से, संपत्ति रई कहते थे संपत्ति को, रई की गणना, संपत्ति की गणना पशुओं से होती थी। किससे होती थी? पशुओं से। और पणी क्या होते थे? पशुचोर होते थे, और पशुओं की दृष्टि से, पशुओं की दृष्टि से संपन्न होते थे। ठीक, इनकी गणना, पणी की गणना पशुओं की दृष्टि से संपन्न होते थे, पशुचोर होते थे, और रई की गणना पशुओं से की जाती थी। वहीं अगर बात कृषि की जाए तो कृषि की स्थिति ये थी कि कृषि जो है, कृषि 10,462 श्लोक हैं इसमें। ऋग्वेद में कितने हैं? 10,462 सूक्त हैं। केवल 24 में कृषि का उल्लेख है। कृषि का उल्लेख, अब अंदाज आप लगा सकते हैं कृषि का कितना महत्व था। हालांकि बसने के लिए, कृषि के लिए ज़मीन लोग कब्जा करते थे, लेकिन वो सब एक तरह से बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं होता था, और वो जो इनकी संपत्ति होती थी वो बहुत, जैसे कह सकते हैं कि निजी संपत्ति नहीं होती थी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा लोग नहीं करते थे, क्योंकि ज़मीन इतनी पर्याप्त मात्रा में थी कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। तत्काल उससे कोई फ़ायदा मिलता नहीं था। तत्काल कहाँ से? दूध, मांस सब कहाँ से मिलता था? पशुओं से, गायों से। ये गायों के अलावा और क्या पालते थे? भेड़, बकरी, घोड़े, ये सब जानवर ये पालते थे। घोड़े हम जानते हैं, घोड़े की वजह से इनकी मेबलिटी बहुत अच्छी थी। गाय, भेड़, बकरी। व्यापार का उल्लेख नहीं मिलता, व्यापार नहीं के बराबर था, नहीं था। ठीक, और पशुपालन था ही। अगर व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में चर्मकार,
बढ़ई, रथकार, तो ये सब व्यवसाय, ये सब शिल्पकार जो है शिल्पकारी चलती थी, क्योंकि उनको जो ज़रूरत होती थी वो चीज़ें यहाँ पर ये चलती थी। तो इनका भौतिक जीवन एक तरह से इसी की तरह का था। इसके बाद प्रशासन की बात आती है। प्रशासन इनका हमने बताया कि कैसा पितृतंत्रात्मक परिवार था। परिवार कैसा था? पितृतंत्रात्मक परिवार था। और कबीलाई इनका जो राजा होता था ये एक कबीला सरदार से अधिक नहीं था। राजा जो था इसे क्या कहा जाता? गोप। राजा जो होता था इसे कहा जाता था गोप, गोपति, जनस्य गोपा, जनस्य गोपा। जन शब्द का कबीले के अर्थ में उल्लेख है। जन शब्द कबीले के अर्थ में, इसका जो है लगभग जन शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है, लेकिन सॉरी 275 बार हुआ है। जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 275 बार, लेकिन जनपद शब्द का एक बार भी नहीं। जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जनपद का स्त्री या जनपद तो तभी बनेगा ना जब जन वहाँ रुकेंगे। जन रुकता ही नहीं था, कबीला रुकता ही नहीं था, वो चलता रहता था, तो जनपद कहाँ से बनेगा? इसलिए जो है जनपद शब्द का यहाँ पर ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है। जन शब्द का 275 बार, कुल के अर्थ में 20 शब्द मिलता है, इसका 170 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ठीक, कुल शब्द का 170 बार उल्लेख हुआ है। और कुल एक तरह से कुल जो है ये बहुत आज के जिस तरह कुल है ये न्यूक्लियर फैमिली की तरह नहीं था। ये बहुत बड़ा कबीला होता था, पूरा बहुत बड़ा परिवार, या एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा कुनबा होता था। उसमें कई पीढ़ी के, 1-2 पीढ़ी के लोग रहते थे, कई संयुक्त रूप से रहते, चाचा, नाना, दादा, बहन, बहन के लड़के, मतलब इस तरह से लंबा परिवार होता था। वो पूरा इस 20 के अंतर्गत आते थे। इसके बाद आती है जो है इसमें पितृतंत्रात्मक परिवार था। इसमें पुत्र की कामना की जाती थी। पुत्र की कामना की जाती थी, क्योंकि पुत्र जो है, पुत्रियों की कामना नहीं की जाती थी। पुत्रियों की कामना नहीं की जाती थी, इसलिए कि पुत्र की कामना, पुत्र युद्ध करता था, पुत्र पशुओं को देखता था, पुत्र पड़ियों से बचाता था अपने परिवार को, तो और पुत्री के लिए उतनी स्थिति नहीं थी। अब स्त्रियों की स्थिति देखते हैं। स्त्रियों की स्थिति क्या थी? इस समय तक स्त्रियों को पति के साथ, अभी ऋग्वेद की स्थिति हम बता रहे हैं, पति के साथ हवन में हवि देने की अनुमति थी। पति के साथ यज्ञ कर सकती थी। ठीक, यज्ञ कर सकती थी। ठीक, पति के साथ यज्ञ कर सकती थी। सूक्तों की रचना हम जानते हैं ऋग्वेद में अपाला, घोषा जैसी विदुषियों ने रचना की है सूक्तों की। ये महिलाएं ही थी। बाल विवाह प्रचलित नहीं था। बाल विवाह नहीं था, लेकिन विधवा विवाह होता था। विधवा विवाह होता था। नियोग प्रथा थी इस समय। नियोग प्रथा मतलब अगर पति नपुंसक हो या मर गया हो तो उसके पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए अपने निकटतम संबंधी के साथ संबंध बनाना, ये नियोग प्रथा कहलाती थी। बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह था, नियोग प्रथा थी। कुल मिलाकर स्त्रियां अभी भी और ये अपने अर्थव्यवस्था में हाथ बटाती थी। अर्थव्यवस्था में अपने हिसाब से हाथ बटाती थी। तो इस कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति कुल मिलाकर के सही थी। ऋग्वैदिक स्थिति में भले ही पुत्र की कामना की जाती थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितनी बाद के समय में धीरे धीरे कृषि व्यवस्था में और बुरी होती चली गई। इसके बाद सामाजिक वर्गीकरण पर आते हैं। सामाजिक वर्गीकरण हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद है इसमें सामाजिक
समता या कबीलाई जीवन में, जहाँ भी कबीलाई जीवन, वहाँ सामाजिक समता के चिन्ह मिलते हैं। सामाजिक रूप से जो भेद मिलता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्य आते हैं तो वहाँ दास और दस्यु पहले से थे, इन्हीं से विभेद होता है, बाद में इनको निम्न श्रेणी में डाल दिया जाता था। इनको निम्न श्रेणी में, दास और दस्यु को निम्न श्रेणी में डाल दिया गया। 3 वर्ग हुए, एक तो हो गया राजा, दूसरा पुरोहित और तीसरा जनसामान्य। अब राजा तो चूंकि आनुवंशिक तो हो गया था, लेकिन राजा को जो एक तरह से जो मिलता था वो चढ़ावे के रूप में मिलता था। हम बता, अब एक चीज़ जो इसमें सभा होती थी, सभा समिति विदध गण, सभा समिति विदध और गण। इसमें सभा और विदथ में तो महिलाएं भाग लेती थी, ये पूछा गया कई बार, महिलाएं भाग लेती थी। और सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि इनके सलाह के बिना राजा कुछ नहीं कर पाता था। पुरोहित का महत्वपूर्ण स्थान था। ये जो कर संग्रहकर्ता अधिकारी तो होते नहीं थे, लेकिन जो जनसाधारण था ये स्वेच्छा से इनको अपने सुरक्षा के बदले में कुछ न कुछ देता रहता था, बलि जिसे कहते थे, तो ये इनको अपना चढ़ावा देता रहता था। तो धीरे धीरे इनकी स्थिति अच्छी हो गई। जनसाधारण की स्थिति एक तरह से जो कमाक देता था वो वैश्य वाली स्थिति आ गई। तो जो वर्गीकरण मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय, तो ये देख, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यहाँ पर आ गए, दास और दस्यु। तो ये 4 वर्ग जो है 10वें मंडल में मिलता है, जो बाद में जोड़ा गया लगता है। तो इस तरह से स्तरीकरण तो मिलता है, लेकिन स्पष्ट रूप से जाति प्रथा का उत्पत्ति 10वें मंडल मिलती है, बाद की है। तो इसमें इसको उत्तर वैदिक काल के मान सकते हैं, या शुरुआती स्थिति यहाँ पर जाति व्यवस्था की मान सकते हैं आप। अब लास्ट जो हेडिंग है ये है ऋग्वैदिक देवता। इसमें देवता क्या थे? ऋग्वैदिक देवता चूँकि प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर आश्रित थे, तो प्राकृतिक शक्तियों का आरोपण पशुओं और मानवों में किया गया, और इसी तरह से देवताओं का सृजन हुआ। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन पर 250 सूक्त हैं, इन्हें पुरंदर कहा गया है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं, इन्हें पुरंदर कहा गया है। इसके बाद दूसरा स्थान अग्नि का है, अग्नि का 200 सूक्त हैं। क्योंकि अग्नि में जब हवि डालते हैं, हवि के रूप में बलि नहीं दी जाती थी, उसमें अन्न, शाक, जौ ये सब डालते थे, तो इनको डालते थे तो सीधे देवता को, चूँकि देवताओं के सीधे अग्नि पहुँचाते थे, इसलिए दूसरा स्थान इनका था। तीसरा स्थान वरुण का था। वरुण जो है वर्षा या पानी के देवता थे, लेकिन इनको ऋत का देवता भी माना था। ऋत मतलब होता है कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक। कबायली जीवन हो या आज का जीवन हो, एक जो समाज में एक अनुशासन बना रहता है, इस अनुशासन से व्यवस्था चलती रहती है, नहीं तो अव्यवस्था बहुत बुरी तरह फैल जाए और जो नैतिकता है, जो एक विभत्स समाज में परिवर्तित होते देर नहीं लगेगी। अगर ये नैतिकता ना हो, तो उस नैतिकता को संचालित करने वाले वरुण थे, ऋत का संचालन करने वाले वरुण थे। इसके अलावा देवियों का भी उल्लेख है, उषा, अदिति, इनका उल्लेख उसके रूप में होता है, सुबह उषा काल के रूप में या प्रकाश के रूप में होता है। पूषण का विवाह के देवता के रूप में या पशुओं के देवता के रूप में उल्लेख होता है। बाद के समय में अभी इंद्र ही सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक काल में है। हमने बताया कि इसमें बलि नहीं दी जाती थी। क्या किया जाता था? मंत्र पढ़े जाते थे और उसमें शाक और जौ आदि का हवन किया जाता था। तो इस तरह से ऋग्वैदिक युग में अभी हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर इनको अयस्क की जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी अभी नहीं थी। ऋग्वैदिक युग में लोहे की जानकारी नहीं थी, इसलिए इनका भौगोलिक क्षेत्र जो हमने बताया कि यहाँ पर जो नदियों का उल्लेख हमने बताया कि सप्त सिंधों के अलावा गंगा यमुना का उल्लेख ना के बराबर है, तो ऐसा लगता है कि ये गंगा इनकी पूर्वी सीमा थी। पूर्वी सीमा के क्योंकि पूर्वी सीमा के पहले जंगल ज़्यादा नहीं थे और घने मिट्टी या चारागाह वनस्पतियाँ छोटी थी, चारागाह के अनुकूल थी, इसलिए यहीं पर बस पाए।
उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का ज्ञान होता है, जंगल को काटने में सक्षम होते हैं, तब इनका विस्तार जो है पूरब की तरफ और होता है। अभी ये यहीं प्रदेश संधो क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में ये जमे हुए थे। इस तरह से आर्यों का आगमन था। ऋग वैदिक युग का पार्ट फर्स्ट ये समाप्त होता है, और दूसरा पार्ट जो है कल आपको समय से 7 बजे तक मिल जाएगा। ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स में, हिस्ट्री के लिए जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये लगातार जब तक हिस्ट्री क्लास तब तक पर डे चलती रहेगी, जब तक अंतिम क्लास यानी मॉडर्न इंडिया का 1947 का स्वतंत्रता तक का पार्ट पूरा नहीं हो जाता। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ही ये क्लास बंद होगी। इसलिए आप जो ना सब्सक्राइब किया हो तक सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऋग वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक आते आते समाप्त हो जाता है ऋग वैदिक युग, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद उत्तर वैदिक युग शुरू होता है। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक का है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये समय ऐसा होता है जब समाज में, ऋग वैदिक या वैदिक कालीन समाज में ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के कारण एक पूरा समाज ही एक नई, कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण होता है, आधुनिकता की तरफ अग्रसर होता है, और एक कबायली जीवन अस्थायी जीवन में परिवर्तित होता है। एक कबीलाई समाज राजतंत्रात्मक समाज में परिवर्तित होता है। एक पशुपालन वाली अर्थव्यवस्था, एक कबीलाई अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होती है। एक कबीलाई प्रशासन तंत्र राजतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो जो जन थे वो जन से जनपद बनते हैं, जनपद से महाजनपद बनते हैं, महाजनपद से साम्राज्यों का निर्माण होता है। इसी परिवर्तन में ये उत्तर वैदिक काल में व्यापक रूप से जो जन से जनपद बनने की, जनपद से महाजनपद बनने की, उसके बाद साम्राज्य बनने की जो नींव थी, जो बीज था, यहाँ पड़ने लगा था। इसमें उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र पढ़ने के लिए हम कुछ हेडिंग्स को सेलेक्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन हम करेंगे। पहला तो विस्तार, दूसरा जो है ये पहला विस्तार है, ठीक। दूसरा अर्थव्यवस्था इसकी क्या थी, कैसे चलती थी, पहले से कैसे भिन्न थी। राजनैतिक संगठन क्या परिवर्तन आया, सामाजिक संगठन क्या बदलाव आए सामाजिक संगठन में उत्तर वैदिक और वैदिक काल के अंतर में। स्त्रियों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, वैदिक काल में क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हुई। गोत्र व्यवस्था, गोत्र प्रथा क्या थी, आश्रम व्यवस्था क्या थी, ऋग्वैदिक में था कि नहीं था, धार्मिक स्थिति अब क्या हुई, और कर्मकांडों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इतनी सारे हेडिंग्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विस्तार। जो ऋग वैदिक युग में या वैदिक काल में जो विस्तार था, कहाँ था? सप्त सैंधव प्रदेश। वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश। इसमें सप्त सैंधव प्रदेश में काबुल नदी थी जो अफगानिस्तान में थी, कुर्रम वहाँ थी, स्वात, सिंधु, इसके अलावा सरस्वती, तो इस तरह से गोमती, गोमल। तो ये 6 नदियाँ सप्त सैंधव, इनका विवरण मिलता है, गंगा यमुना का विवरण नहीं मिलता। तो ये क्षेत्र था वैदिक काल में। कब का था ये? वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में क्या विस्तार हो गया? उत्तर वैदिक काल में जो भौगोलिक विस्तार हुआ, ये तो क्षेत्र था ही, इसके अलावा गंगा घाटी में विस्तार हुआ। गंगा घाटी में विस्तार हुआ। इसमें गंगा घाटी में जैसे उत्तर वैदिक काल में ही महाभारत युद्ध हुआ था। उत्तर वैदिक काल में ही महाभारत युद्ध हुआ था। जो कबीले थे, कुरु, हमने बताया था, तुर्बस और कुरु वंश जो था, कुरु, जिन्होंने जिस वंश में महाभारत हुआ था, ये गंगा के, यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में या पश्चिमोत्तर भाग में कुरु वंश ने
गंगा के ऊपरी भाग में। और ये क्षेत्र जो है, जो इनका क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र कहलाया। हम जानते हैं कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था। इसके बाद पांचाल एक हुए। पांचालों ने गंगा घाटी में, जैसे इसका जो वर्तमान क्षेत्र माने तो बरेली वाला क्षेत्र है, तो ये गंगा घाटी, गंगा की ऊपरी घाटी पांचाल, बाद में कुरु पांचाल मिलकर के ये ऊपरी गंगा मैदानों में अपना स्थान बनाया। ये तो इनका विस्तार हुआ। ये जो कबीले जब बसने लगे उत्तर वैदिक काल में, तो उसकी स्थिति बता रहे हैं कि कुरु पांचाल, ये जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, वो लगभग 950 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। हमने बताया था कबायली जीवन में युद्ध का बहुत महत्व था, क्योंकि पशु थे और एक कबीले दूसरे कबीले से पशुओं को छीनते रहते थे, एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, तो लड़ाई भिड़ाई से इनका काम चलता रहता था। ये चीज़ें 950 ईस्वी में कौरव कुरुक्षेत्र, या कह सकते हैं कुरु, हम देखते हैं कि इस समय विराट के यहाँ जब छुपे रहते हैं पांडव अज्ञातवास में, तो उस समय मत्स्य प्रदेश में रहते हैं, जयपुर के आसपास वो क्षेत्र है, तो वहाँ पर विराट नगर में जाते हैं तो वहाँ से गौए हाँक लाते हैं। तो यानी अभी कबीलाई जीवन के अस्तित्व के चिन्ह थे, अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन अस्थायी जीवन बनने लगे थे, राज्य बनने लगे थे। तो इस तरह से ये क्षेत्र था। लेकिन 600 ईस्वी तक आते आते, 600 ईसा पूर्व तक आते आते विस्तार कहाँ तक हो गया, मिथिला और यानी बिहार का क्षेत्र, मिथिला विदेह बिहार का क्षेत्र, यानी उत्तर वैदिक काल में जो विस्तार हुआ, ये मिथिला विदेह बिहार तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आ गया। और ये संभव हुआ लोहे के हथियारों से, लोहे के कृषि के या जंगल साफ करने के लिए लोहे के हथियारों से। तो ये हुआ विस्तार इनका उत्तर वैदिक काल के शुरुआती स्थिति में गंगा के ऊपरी मैदान में, और जो 600 ईसा पूर्व के आसपास तक गंगा के निचले मैदानों तक भी इसका उत्तर वैदिक कालीन लोगों का विस्तार हो गया। अब आती है बात अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था क्या थी? पहले अर्थव्यवस्था क्या थी? वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, वैदिक अर्थव्यवस्था क्या थी? क्या थी? पशुपालन, यानी रई या संपत्ति की गणना किससे की जाती थी? पशुओं से की जाती थी। तो पशुपालन मुख्य था, पशुचारण था, दूध, घी, ये सब चीज़ें थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है। उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या परिवर्तन आता है? एक तो अस्थायी जीवन शुरू होता है, कबीलाई जीवन खत्म होता है, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाती है। पशुपालन आधारित थी ये, और ये हो जाती है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था कैसी हो जाती है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाती है। और इस समय चूंकि यज्ञ में पशु बहुत काटे जा रहे थे, तो कृषि में उन्नति नहीं हो रही थी, उन्नति नहीं हो रही थी। ठीक, कृषि में उन्नत नहीं हो रही थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अधिशेष का उत्पादन तभी होगा जब अतिरिक्त उत्पादन होगा और अपने खाने से बचेगा तो उसका जो है उपयोग वो लोग करेंगे। लेकिन ये चीज़ें अभी स्थिति नहीं आई थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसके अलावा अन्य जो उस समय के, जैसे रथकार, शिल्प के रूप में रथकार, बढ़ईगीरी, चर्मकार, तमाम सारे जो पेशे थे ये चल रहे थे। ये शैशवावस्था में भले ही थे। हम जानते हैं कर्ण क्या था? कर्ण सूत पुत्र था जो रथ चलाता था। तो इस तरह के बहुत सारे पेशे जो है, रथ, ये
उत्तर वैदिक काल में जो व्यवस्था ये हुई, ये रथों, घोड़े वाले रथ और कृषि यंत्रों के कारण हुई, कृषि यंत्रों के कारण। इसके अलावा इस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, इस अर्थव्यवस्था में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, कृषि में उगाते क्या थे, ये जौ, गेहूं, वही जो राई आदि का उत्पादन करते थे। लेकिन अभी हमने बताया कि कृषि का अतिरिक्त उत्पादन ये नहीं कर पा रहे थे, और अतिरिक्त उत्पादन ना कर पाने की वजह से जो है इनका अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वाणिज्य व्यापार, इस समय वाणिज्य व्यापार ना के बराबर था। वाणिज्य व्यापार अभी विनिमय के माध्यम से ही चल रहा था, लेकिन अभी चूंकि अधिशेष हो नहीं रहा था, अधिशेष जब तक कृषि में अधिशेष नहीं होगा तब तक वाणिज्य व्यापार के लिए जो पूंजी चाहिए उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसलिए निर्वाह अर्थव्यवस्था ही, अभी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था भी निर्वाह अर्थव्यवस्था ही बनी हुई थी, निर्वाह अर्थव्यवस्था। अब आगे है राजनीतिक संगठन। वैदिक काल में हम देखते हैं कि वैदिक काल में राजनीतिक संगठन कैसा था। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन कैसा था? वैदिक काल का राजनीतिक संगठन कबीला आधारित था, जिसमें एक मुखिया तो होता था, लेकिन उसके ऊपर कबीले का दायित्व या कबीले के बातों को सभा समिति विदथगण आदि को मानने का पूरा भार होता था, कि वो सभा समिति विदथगण आदि की बातों को बिना माने वो आगे बढ़ नहीं सकता था। लेकिन वैदिक काल में जो था वो था राजनीतिक संगठन कैसा था? सब कबीलाई था। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ये सभा समिति विदथ गण ये खत्म हो गए। सभा समिति विदथ गण ये सब सारे जो संगठन थे राजा को समझाने वाले खत्म हो गए। स्त्रियों का सभाओं में भाग लेना वर्जित हो गया, भाग नहीं ले सकती थी। ठीक, स्त्रियां सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी उत्तर वैदिक काल में। समिति विदथ गण ये सब खत्म हो गए और स्त्रियां सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी। राजा को विष जो वैश्य होता था, हम जानते हैं कि जो इस समय तक ब्राह्मण और क्षत्रिय ये वैश्यों द्वारा दिए गए कर पर जीवन यापन करते थे। शूद्रों पर अपात्रताएं लादी दी गई थी, हम जानते हैं। तो ये जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय, इसमें जो राजा था या राजन जो होता था क्षत्रिय, ये प्रमुख हो गया। और ये जो है इसको विष या वैश्य जो इसको कर देता था, ये अब अनिवार्य हो गया। क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। वैदिक काल में क्या था? अनिवार्य नहीं था। यहाँ पर ये अनिवार्य हो गया। और यहाँ पर आनुवंशिक बनने की प्रक्रिया थी, यहाँ पर राजन आनुवंशिक हो गया। ब्राह्मण भी ये आनुवंशिक हो गया और समृद्ध भी, क्योंकि यहीं से इस क्षेत्र यहाँ से ही ये पाते आते थे। मतलब इनको कर में हिस्सा मिलता था, ज़्यादा मिलता था, वैश्यों से या शूद्रों से अधिक मिलता था। तो यहाँ पर इनकी स्थिति सुदृढ़ होती गई, आनुवंशिक होने की वजह से इनकी स्थिति सुदृढ़ होती गई। स्पष्ट रूप से ये मजबूत होते गए और आनुवंशिक होने की वजह से ये सुदृढ़ होते गए। लेकिन आनुवंशिक होने का मतलब यह है कि ज्येष्ठाधिकार
तो था पुत्रों का ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता था, लेकिन हमेशा निर्विघ्न नहीं था, निर्विघ्न नहीं था। कैसे मानते हैं इसको? देखिए, इस तरह देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध में जो युधिष्ठिर को राजा बनाने को लेकर के ही सारी कौरवों ने विरोध किया और पूरा महाभारत युद्ध लड़ा गया और पूरा कौरव वंश ही विनाश हो गया। तो ज्येष्ठाधिकार था लेकिन निर्विघ्न नहीं था। और अभी भी एक स्थिति थी कि राजा और प्रजा इस तरह से बहुत ज़्यादा भेद जो बाद के समय में दिखता है, मौर्य काल में दिखता है, वो उतना नहीं था। हमने बताया कि आनुवंशिक तो इन्होंने बना लिया था लेकिन उतना नहीं दिखता था। हम जानते हैं कि जब सूखा पड़ा था तो राजा जनक जो थे, राजा जनक ने क्या किया था? हल चलाया था। क्या चलाया था? हल चलाया था। और बलराम क्या कहलाते थे? हलधर, यानी हल चलाना, खेती करना, ये राजा के भी दायित्व में था। यानी पशु, अभी इनकी स्थिति उतनी अतिशेष ना होने के कारण राजा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि अपने आप को इससे अलग कर ले। बाद में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए कृषि कार्य अब निषिद्ध कर दिया गया, लेकिन अभी ये चीज़ें नहीं थी, इनको करना पड़ता था। राजा जनक हल चलाया था, राजा जनक ने हल चलाया था जब बारिश नहीं हुई थी, और बलराम को हलधर कहा जाता था। कारण ये कि राजा या राजकुमार होते हुए भी उन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता था और वो इससे गुरेज नहीं करते थे, ये करते थे, और जिससे उनके घर की अर्थव्यवस्था, उनके क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चलती रहे। इसके अलावा जो बाद के समय तक जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी 600 ईस्वी 600 या 700-800 ईस्वी ईसा पूर्व में राजा जो था अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा था। राजा जो था अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा था। वो ऐसे सुदृढ़ कर रहा था जैसे अश्वमेध यज्ञ करके युधिष्ठिर ने किया था। मतलब घोड़ा जहाँ तक छोड़ा जाएगा वो वहाँ तक का क्षेत्र उसका हो जाएगा। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के बाद था वाजपेयी यज्ञ। इसमें राजा और उसके संबंधियों के रथ दौड़ाए जाते थे। जिसका रथ आगे जाता था उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती थी। उसमें जो है राजा का ही रथ कोशिश, यानी जो उसके साथ या कुटुंब होते थे उनमें राजा का ही रथ आगे होता था। राजसूय यज्ञ, इसका मतलब ये था कि दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। इन सब करने का मात्र मूल एक कारण था कि राजा के जो वैभव था उसके वैभव में वृद्धि करना, और इससे जो है प्रजा के अंदर उसके प्रति सम्मान और निष्ठा बढ़े और उसको चढ़ावा अधिक मिले। ये सब सारी चीज़ें मिलती रहे। अब उसके बाद जो है वाजपेयी यज्ञ, ये हो गया अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अब आती है बात जो है आगे जो है राजनीतिक संगठन में। अभी लेकिन एक हमने बताया कि अभी राजा या प्रजा में उतनी दूरी नहीं बनी थी जितनी दूरी होनी चाहिए थी। अब इसके बाद बात आती है सामाजिक संगठन की। सामाजिक संगठन इस समय कैसा था, उस समय कैसा था? वैदिक काल में जो सामाजिक संगठन था हमने बताया था कबीलाई था। और इस समाज में जो था वो जो समाज था 4 वर्णों में विभक्त नहीं था। ठीक, वैदिक काल में कबीलाई समाज 4 वर्णों में विभक्त नहीं था। यानी दशम मंडल में, ऋग्वेद के दशम मंडल में 4 वर्णों में विभक्त होने के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में इसके विभक्त होने के साक्ष्य मिलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के विभक्त होने के साक्ष्य क्या मतलब ये जन्मजात हो गया था, आनुवांशिक हो गया था। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, वैश्य का लड़का वैश्य होगा, शूद्र का लड़का शूद्र होगा और क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा। इसकी स्थिति आ गई थी।
इसके अलावा जो यज्ञोपवीत का जो अधिकार था ये इन्हीं 2 वर्गों को था, ये 3 वर्ग को था। शूद्र को यहीं से अपात्रताएं लादी जाने लगी, अपात्रताएं, क्योंकि यज्ञोपवीत से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब राजा जो है अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ करता था तो उस समय जो है इनके कह सकते हैं कि अपने विशेष समय में विशेष ज़रूरतों पर इनको थोड़ा महत्व दिया जाता था। और इसके अलावा जब राजा जो है युद्ध में जाता था तो युद्ध के लिए, युद्ध में क्या होता था, युद्ध में से वेतनभोगी सेना नहीं थी। वेतनभोगी सेना बाद में हुआ वेतनभोगी सेना, लेकिन अभी वेतनभोगी सेना नहीं थी। तो अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबका मुंह देखना पड़ता था। जब उसे युद्ध के लिए जाना पड़ता था तो इन सब में से उसको सेना चाहिए था, इनका समर्थन चाहिए था, हर इस दृष्टि से इनका सहयोग चाहिए था। तो इस सहयोग के लिए भी अभी अपात्रताएं बढ़ रही थी, लेकिन अभी अपात्रताएं पूरी तरह से लादी नहीं गई थी। सामाजिक संगठन हो गया बात। अब स्त्रियों की स्थिति की बात करते हैं। स्त्रियों की स्थिति क्या थी? वैदिक काल में स्त्रियां क्या थीं? बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे, विधवा विवाह होता था, नियोग की प्रथा थी। इसके अलावा यज्ञों में भाग ले सकती थीं, लेकिन यहाँ से अपात्रताएं इसकी बढ़ गईं। यहाँ से महिलाओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर जो एक कह सकते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था के बाद पुरुष प्रधान समाज की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें यहाँ पर लागू होने लगीं। अब स्त्रियों को धीरे धीरे बाहर का, हालांकि स्त्रियां विद्वान होती थी, उनको पढ़ा लिखा, जैसे गार्गी एक विदुषी महिला थी, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद में बाद जब गार्गी तर्क करती है तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अधिक तर्क ना करो, नहीं तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। बृहदारण्यक उस उपनिषद में है। पुत्री को हीन माना गया है, सभी दुखों का कारण माना गया है शतपथ ब्राह्मण में। मैत्रायणी संहिता में उसको सुरा आदि के साथ उसको निकृष्ट माना गया है महिला स्त्रियों को। तो इस तरह से स्त्रियों को त्याज्य माना गया और इनको वस्तु के रूप में जो देखने की परंपरा बाद में मध्यकाल में बहुत चरम पर पहुंची, वो चीज़ें यहाँ से शुरुआत होने दिखाई देती हैं। अब बात आती है गोत्र प्रथा। गोत्र प्रथा क्या थी? गोत्र प्रथा मतलब गोष्ठ। पहले ये था कि वैदिक काल में एक पशुओं का जो गोधन था जहाँ पाला जाता था उसे गोष्ठ कहते थे। क्या कहते थे? तो एक गोष्ठ, एक परिवार का जहाँ पाला जाता था उसको गोष्ठ कहते थे। बाद में गोत्र प्रथा यानी एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों को एक गोत्र का माना जाता था। और बाद में यहीं से गोत्र के बाहर विवाह करने की परंपरा शुरू हुई, यानी गोत्र के भीतर विवाह निषिद्ध कर दिया गया, गोत्र के बाहर ही विवाह की परंपरा शुरू हुई है। और इसके बाद आश्रम व्यवस्था। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। इसमें ब्रह्मचर्य या छात्रावस्था, ब्रह्मचर्य एक आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ये 4 आश्रम व्यवस्था इसमें शुरू हुई। ब्रह्मचर्य मतलब जो किशोर युवावस्था के प्रारंभ की स्थिति 25 साल तक, ये इसमें शिक्षा ग्रहण करने का समय था। गृहस्थ मतलब 50 साल तक, ये सांसारिक जीवन जीने का समय था। वानप्रस्थ मतलब वनवासावस्था, और ये जो है संन्यास मतलब संसार से विरक्ति। ठीक, तो ये स्थिति थी। इसके बाद धार्मिक स्थिति की बात आती है। धार्मिक स्थिति मतलब धार्मिक स्थिति इस समय जो है बदलती है। धार्मिक स्थिति में जैसे जो यज्ञ बलि होती थी, यज्ञ होता था, तो वहाँ पर साक और जौ देते थे। वैदिक काल में क्या करते थे? इसको मिटा देते हैं।
वैदिक काल में क्या करते थे, जो बलि वो यज्ञ किया जाता था उसमें मंत्रोच्चार के साथ स्तुति पाठ किया जाता था, और शाक जौ अन्न क्या देते थे, शाक जौ और अन्न आदि की आहुति दी जाती थी, अन्न है। और उत्तर वैदिक काल में पशु बलि की प्रथा, यानी पशु बलि आज भी हम देखते हैं काली मंदिरों में पशु बलि दी जाती थी, तो ये प्रथा इसी समय प्रारंभ हो गई थी। शाक जो तो पीछे हो गया। इसके अलावा उच्चारण पर बहुत ध्यान दिया जाने लगा, यानी उच्चारण गलती पर ऐसा माना था बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। तो इससे ये हुआ कि जो ब्राह्मण पुरोहित वर्ग था सॉरी, उसका जो महत्व था बहुत बढ़ा और दान दक्षिणा में वृद्धि हुई, और जो अपना महत्व स्थापित कर ले गया उसको जो है असीम पैसा मिलने लगा उच्चारण के साथ। और पशु बलि प्रथा, अब पशु बलि प्रथा जब होने लगी तो इससे क्या हो गया, पशु बलि प्रथा से पशुओं का हानि होने लगा। और दूसरी चीज़ जो थी, जो निर्वाह अर्थव्यवस्था कृषि की थी, वहाँ पर पशुओं की जरूरत थी, क्योंकि मोटराइज वाहन तो मोटराइज ट्रैक्टर आदि तो थे नहीं, तो पशु ही साधन थे। लोहे का फाल बाद के समय में आया, 500 600 या 700-800 ईसा पूर्व में आया, शुरुआत में था नहीं। लकड़ी के फाल से खेती होती थी, पशु भी नहीं थे, तो खेती कैसे की जाए, खेती सीखने के बाद भी खेती नहीं कर पाते थे ठीक से। इसलिए निर्वाह अर्थव्यवस्था ही अभी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था निर्वाह अर्थव्यवस्था ही बनी हुई थी। इसके अलावा धार्मिक स्थिति में अगर देखा जाए तो पशु बलि प्रथा, उच्चारण, इसके अलावा भी जो देवी देवता थे, देवी देवता में वहाँ पर थे इंद्र महत्वपूर्ण थे, इंद्र और अग्नि, ये दोनों। यहाँ पर कौन हो गए, प्रजापति मतलब ब्रह्मा, और विष्णु को पालनहार माना जाने लगा, विष्णु को पालनहार माना जाने लगा। यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण थे, अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो गए। ये कारण है सामाजिक जो परिवर्तन हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर युद्ध जरूरी था। तो पुरंदर जो इंद्र था वो पुरंदर था, इसलिए इसे अग्नि जो है इससे देवताओं को आहुति पहुँचाने वाला था, और दैनिक जीवन में अग्नि का बहुत महत्व था, इसलिए इसका महत्व था। लेकिन अस्थायी जीवन के बाद अग्नि जो है हर घर में प्रज्वलित हो गई, तो इससे जो है उसका महत्व खत्म हुआ। प्रजापति और विष्णु जो बनाने वाले थे और विष्णु जो पालन करने वाले थे, इनका महत्व अधिक बढ़ गया। धार्मिक स्थिति के बारे में और तो नहीं है कुछ। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर दान दक्षिणा की, जिसमें दास दासी, सोने चांदी सब दिया जाने लगा ब्राह्मणों को अभी। लेकिन जमीन दान का उल्लेख नहीं मिलता था, क्योंकि अभी भी जो अस्थायी जीवन शुरू नहीं हुआ था, अस्थायी जीवन शुरू होने के बाद भी बहुत थोड़ी सी, मतलब जो जन से जनपद, जनपद से महाजनपद वाली स्थिति थी, अभी नहीं बनी थी। इसलिए ज़मीन पर प्रेशर कम था, ज़मीन इफरात थी, और ज़मीन को देने का कोई महत्व नहीं था, तो इसलिए इसको लोग नहीं लेते थे। बाकी घरेलू सामान जैसे दास दासी हो गए या सोने चांदी हो गए, जेवर हो, मतलब ये सब चीज़ें वो लेते थे। इस समय जो थी, जो मृदभांड इस समय के थे, मृदभांड क्या होते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड, ये बार बार पूछा जाता है। ये कटोरे थाली जो यूज करते थे, धूसर, ये चित्रित धूसर होते थे भूरे रंग के। इनको ये लौह अर्थव्यवस्था के साथ, लौह प्रयोक्ता संस्कृत के साथ ये मृदभांड जुड़ा हुआ है। लौह प्रयोक्ता संस्कृत जो शुरुआत हुई उसके इस संस्कृत का प्रयोग करने वाले इसका यूज करते थे, चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। यानी चित्रित धूसर मृदभांड जहाँ जहाँ मिला है वहाँ पर लोहे के साक्ष्य मिले हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोहे का यूज करते थे, और जब लोहे का प्रयोग होने लगा तभी संस्कृत का जो विकास हुआ, जो हमने बताया छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक ग्रंथों में, उत्तर वैदिक ग्रंथ इसी गंगा घाटी में लिखे गए, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में श्यामयस और कृष्णयस,
इसका उल्लेख मिलता है, ये निश्चित तौर पर लोहे के लिए प्रयोग किया गया है। और लोहे के साक्ष्य के बिना गंगा घाटी के सघन जंगलों को काटना मुश्किल था, और मिथिला तक जाना, जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं बारिश की मात्रा बढ़ती है, जंगल घने होते जाते हैं, उनको काटना मुश्किल था लोहे के औजारों के बिना, लोहे के ज्ञान के बिना संभव नहीं था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो मिथिला तक का क्षेत्र मिलता है ये इसी वजह से मिलता है, क्योंकि लोहे के प्रयोग से ये जंगल काटने में सफल हुए। कृषि में कृषि यंत्र ऐसे बाड़ाग्र या कृषि के यंत्र तो कम मिले हैं, कृषि के औजार तो कम मिले हैं, और दूसरी कृषि के औजार मिलने के बाद ही पशुओं की कमी के कारण ये स्थिति थी कि जो अर्थव्यवस्था में जो बूम आनी चाहिए थी वो बूम नहीं आ पा रही थी उत्तर वैदिक काल में, और वो बूम आगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई जब पशुओं की बलि में थोड़ी कमी आई। अब आगे आ गई कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, लास्ट हेडिंग है कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। हम जान रहे हैं कि जो समाज था वो एक जड़ अवस्था प्राप्त कर लिया था। वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन तो हो रहा था, लेकिन अस्थायी जीवन के बाद भी गति नहीं आ रही थी अर्थव्यवस्था। हमने बताया गति नहीं आ रही थी क्योंकि अधिशेष बच नहीं रहा था, निर्वाह अर्थव्यवस्था बनी हुई थी, पशु बलि दी जा रही थी। इससे जो किसान था अपने अच्छे पशुओं को बल दे देता था, अब बल दे दिया तो जाहिर सी बात है खेती में उसकी दिक्कत आती थी और किसी तरह से गुजारा होता था। बलि ना दे तो ऊपर वाला नाराज़ हो जाए, नरक में जाना पड़ेगा, तो उसका डर था उसको। जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक, तो इसमें ये होता है कि डर जो होता है, सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ईश्वर और आत्मा को ही उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ के लोगों की यहाँ की समस्याओं की बात करेंगे, ना कि ईश्वर और आत्मा की। तब ईश्वर और आत्मा को उन्होंने नकार दिया तो डर जो है, जब ईश्वर आत्मा को ही नकार दिया तो स्वर्ग और नरक की कल्पना ही खत्म हो गई और डर खत्म हो गया। और डर खत्म होने के बाद जिन लोगों ने, अधिकतर वैश्य और निम्न वर्ग के लोगों ने बाद में जो है सभी वर्गों के लोगों ने अपनाया, तो अपनाने के बाद इस वर्ग ने जो एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जो जितनी भी जरूरी चीज़ें थी सामाजिक क्षेत्र में उसमें अनिवार्य था, वो बौद्ध धर्म ने अपना लिया। जैसे कृषि के लिए पैसे या आदि का विनिमय, लेन देन, सूद, ब्याज, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने अपना लिया। पशुबल को उन्होंने मना किया, सारे लोगों ने हिंसा को मना किया, क्योंकि समाज में हिंसा से पशुओं का पशु नष्ट हो रहे थे और सबको खाने की दिक्कत हो रही थी। सबको जो है केवल ऊपर तो जाना नहीं था, यहाँ भी जीवन निर्वाह करना था। तो लोगों ने जब समझा तो इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया और ये शुरू हो गया था 1000 ईसा पूर्व के बाद ही, जब वैदिक काल का समाप्त होते होते शुरुआत में ही, जब उपनिषद काल में राजा जनक, हम जानते हैं कि बहुत बड़े विद्वान थे, तो कई राजाओं ने उपनिषद काल में कर्मकांडों का विरोध करना शुरू कर दिया था। जो उपनिषद लिखे गए हमारे उसमें कर्मकांडों का विशेष विरोध करना शुरू कर दिया था। तो उन कर्मकांडों के विरोध का जो मुख्य स्वर बाद में उभरा वो आकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ तो इसमें उभरा। उसमें यज्ञ की बुराई की गई, ब्राह्मण धर्म की बुराई की गई। बुराई करने का मतलब है कि जो समाज के लिए जो चीज़ें नुकसानदेह थी उसमें उसको मना किया गया। पशुबल को मना किया, यज्ञ को मना किया गया, ढेर सारे जो आयोजन होते थे उनको मना किया गया। कर्मकांडों के लिए जो अथाह धन व्यय किया जाता था, विशेष ध्यान दिया जाता था, इसको उन्होंने मना किया। और इसको मना करने के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम अर्थव्यवस्था में जिस बूम को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इंतजार करते रहे, नहीं हो पाया, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अचानक से होना शुरू हो गया। इसके पहले जो नगर थे वो शैशवावस्था के नगर थे, चाहे विभिन्न नगर थे। उत्तर वैदिक कौशल हम जानते हैं, कौशल रामकथा से जुड़ा है, लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन अयोध्या का उल्लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से मिलने, जैसे बूम हुआ तो हम नगरों का, ढेर सारे नगरों का, इंद्रप्रस्थ हुआ, चंपा हुआ, वाराणसी हुआ, अयोध्या हुआ, श्रावस्ती, इन सब नगरों का उदय, पाटलिपुत्र, इन सब नगरों का, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, सारे नगरों का एक साथ उदय हम देखते हैं कि इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अचानक से नगरीकरण की स्थिति बूम होती है, लोगों की अर्थव्यवस्था, लोगों की आर्थिक स्थिति बूम होती है। महाजनपदों का इसी जब अधिशेष होता है तो राजा को भी मिलता है, राजा अपना साम्राज्य बनाने में, छोटे छोटे राजा अपना जनपद, महाजनपद स्थापित करने में, बाद में जो अधिक शक्तिशाली होता है वो महाजनपदों में भी सबको कब्जा करते हुए साम्राज्य निर्माण करने में सफल होता है। इस तरह से उत्तर वैदिक काल की ये क्लास ख़त्म होती है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और दूसरी अगली क्लास जो होगी वो होगी
जो हमने बताया कि अभी जो संप्रदाय, विभिन्न संप्रदायों का कर्मकांडों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई है, उन प्रतिक्रिया करने वाले जो धर्म थे, उन धर्म को, उन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक, इन सब कर्मकांड करने वाले विभिन्न जो धर्म थे, इनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।